हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। ठाकुर सर मैथ्स जो था पहले, अब ठाकुर सर एकेडमी हो गया है। कोई घबराने की बात नहीं है, फिर भी ठाकुर सर ही हैं। तो आज के सेशन में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी कि LNMU के फंक्शनल एनालिसिस, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर होता है, पेपर 8। जो आप अगर फंक्शनल एनालिसिस रखे होंगे तो उस ऑप्शनल पेपर का आज हम लोग PYQ डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर में। 2022 का PYQ डिस्कस कर रहे हैं। 2018 और 2020 का PYQ हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले क्लास में। तो आप सभी उस PYQ को जरूर देखिए, क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, दिल थाम के बैठिए और एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा हमारा किया हुआ सेशन और आपका किया हुआ प्रैक्टिस। देखो मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे का कहना होता है कि सर बहुत भारी भारी डिफिकल्ट प्रूफ रहते हैं आपके, मतलब सॉल्यूशंस में बहुत सारे डिफिकल्ट प्रूफ रहते हैं। देखो मेरे भाई, जो चीज़ डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट थोड़ी सी लगेगी ही, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें आसान होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अपने पास मतलब इस डिस्प्ले पे लेके ही रखते हैं। रीज़न ये है कि टाइम कम कंज्यूम करें आपका, और सॉल्यूशन ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको दे पाएँ। इसी वजह से हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख के रखते हैं। वैसी बात नहीं कि हमें लिखने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपका टाइम बचे इसी व्यू से हम बैकहैंड में यानी कि वीडियो बनाने से पहले मेहनत खूब कर लेते हैं, और आपके सामने मेहनत कम करना पड़ता है हमें। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन में कहता है, इज एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन अपने पास इससे पहले भी आया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर 2018 के PYQ में क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिखाई देगा आपको। 2018 का PYQ देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिखाई देगा। बस वहां पर स्टेटमेंट चेंज है, वहां लिखा हुआ प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस अंडर द नॉर्म, अंडर द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन डी। वहां जो अपने पास लिखा हुआ विद द फंक्शन डी एक्स वाई इज इक्वल टू में नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ऐसा आपको वहां पर दिया हुआ है। इसमें आप उस दिए हुए पार्ट को यहाँ पर लेट कर लीजिएगा और चीजें फिर से रिपीट कर दीजिएगा। समझ रहे बात को मैंने क्या कहा, कि जो 2018 का 4 का एक क्वेश्चन है वहां पर ये dxy दिया हुआ है, मैट्रिक स्पेस डिफाइंड ऑन द फंक्शन dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई का नॉर्म, ये दिया हुआ वहां पर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ये। इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इन्वॉल्व कर देना है, मतलब जो वहां पर दिया हुआ चीज़ है वो यहाँ पर लेट करके चलना है। वैसे हमने प्रूफ में लिखा ही है उस चीज़ को, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस उस क्वेश्चन को उतार दो यहाँ पर, सोल्यूशन को लिख लो यहाँ पर, काफ़ी है। कर लियो प्रैक्टिस तो कोई बात ही नहीं है, वहीं पर मेंशन कर लो कि भैया 2022 में भी पहला का ए है। 2022 का जो क्वेश्चन है अपने पास में पहला का बी, उसमें कहता है आर के पावर एन इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। अब देखो यहाँ पर जो 2018 का क्वेश्चन देखिएगा आप 2 का ए, तो उसमें क्या होगा कि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आर का पावर एन इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस लिखा हुआ है, नॉर्म को डिफाइन नहीं किया है, नॉर्म को डिफाइन नहीं किया है। लेकिन 2018 का जो PYQ है उसमें नॉर्म को डिफाइन करके दिया है। जो डिफिनेशन नॉर्म का दिया हुआ वहां पर वो आपको सॉल्यूशन में मेंशन करना है। वैसे हमने सॉल्यूशन में मेंशन कर दिया हुआ 2018 के 2 का ए में, तो आपको सीधा उसके सॉल्यूशन पार्ट को यहाँ लिखना है। सेम टू सेम पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है तो ऐसा मत समझना कि अलग क्वेश्चन है। उस वाले क्वेश्चन 2018 वाले में नॉर्म को डिफाइन करके दिया, इसमें नॉर्म अपने तरफ से लेना है, तो वही नॉर्म ले लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, जो 2018 का PYQ में उपलब्ध है 2 का ए में। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रूव दैट मीन कॉस की इनइक्वालिटी, ये तो सिंपल है, स्टेट एंड प्रूव मीन कॉस की। ये तो 2020 का PYQ है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, आप कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। PYQ में 2020 के क्वेश्चंस मिनकॉस्की को आप कर चुके होंगे।
तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैच कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैच कर गया। अभी तक में शुरू का 3 क्वेश्चन तो वहीं से डायरेक्ट मिल गया। यही होता है PYQ बनाने का फायदा। देखो 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, अगर 7 से 8 भी आपका तैयार है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, 5 क्वेश्चंस तो आराम से बना लोगे। और मैं सबसे जरूरी बात बता दूं कि अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भारी भरकम क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस नहीं करो। आप देखो कि शुरू का 2-3 क्वेश्चन बहुत इजी रहता है और लास्ट का 2-3 क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आप उस सब पर प्रैक्टिस करो। बीच वाले क्वेश्चन एक आध दो डिफिकल्ट आते हैं क्वेश्चन पेपर में, फंक्शन एनालिसिस के अंदर में, तो बीच वाले क्वेश्चन को कम ध्यान दो। एग्जाम हॉल में भी शुरू का 2-3 क्वेश्चन जो आसान वाला वो पकड़ लेना है, लास्ट का 2-3 क्वेश्चन आसान वाला पकड़ लेना, 5 पूरा हो जाएगा, आपका काम हो गया। लाइन से थोड़ी बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको 2020 का PYQ 3 का ए में मिलेगा। आइए यहां पर कहता है सर, सो दैट द लीनियर स्पेस L का पावर इन्फिनिटी इज ए बैनक स्पेस अंडर द सुपर नॉर्म। सुप्रीमम होगा वैसे, सुप्रीमम नॉर्म। अब देखो यहां पर भी नॉर्म का डेफिनेशन नहीं दिया है, हमने क्या करिया, मान लिया कि L का पावर इन्फिनिटी बी द लीनियर स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस x1 x2 टू अप टू xn अप टू इन्फिनिटी ऑफ स्केलर्स। ये हमने मान लिया कि स्केलर्स का मतलब लीनियर स्पेस है ये, ठीक है, लीनियर स्पेस है ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, मतलब इसके अंदर में जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है वो सब स्केलर्स का सीक्वेंस है। और नॉर्म जो है, द डिफाइंड नॉर्म इज सुप्रीम, लिखा था यहाँ पर सुप्रीमम, द नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड x। अब यहाँ पर देखिए कि हमें बैनक स्पेस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, बैनक स्पेस। तो बैनक स्पेस के लिए 2 चीज होता है, सबसे पहले आपको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करना होगा, उसके बाद कंप्लीटनेस। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर नॉर्म लीनियर स्पेस, फॉर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए आपको प्रूफ करना होता है, नॉर्म लीनियर स्पेस अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको पहले प्रूफ करना होगा इसमें 4 कंडीशन। N1 का कंडीशन ये होता है कि नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला कंडीशन ये होता है, नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर चूंकि आपको दिख रहा है यहाँ सुप्रीमम ऑफ xn लिखा हुआ है, वो भी मॉड के अंदर में है, तो मॉड का कोई भी क्वांटिटी जो होता है वो निगेटिव नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे इसको। अब इसका सुप्रीमम कोई भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं है, उसमें अगर सबसे बड़ा वैल्यू को आप सेलेक्ट करें, सुप्रीमम का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, तो वो भी निगेटिव नहीं होगा। ऑब्वियस सा बात है, ये अमाउंट नेगेटिव नहीं है, उसमें सबसे बड़ा अमाउंट अगर खोजेंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव वो भी नहीं होगा, इसका मतलब सुप्रीमम इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसी सुप्रीमम को हमने दिया है नॉर्म नाम, इसका मतलब यहाँ से लिखोगे नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कह सकते हो कि N1 इज सेटिस्फाइड, पहला कंडीशन जो अपने पास है वो सेटिस्फाइड है, N1 इज सेटिस्फाइड। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से सर N2 का। N2 मतलब नॉर्म स्पेस का दूसरा कंडीशन, नॉर्म x अगर 0 होता है तो x का वैल्यू 0 होगा, ऐसा प्रूफ करना होता है। तो नॉर्म x अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब यहां पर से कहेंगे कि भाई देखो दैट इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ xn इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्म का डिफिनीशन है सुप्रीमम। अगर सुप्रीमम वैल्यू किसी का 0 है, मान लो कि मैक्सिमम वैल्यू किसी का 0 है, तो वो नंबर होगा क्या, 0 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव तो बात ही नहीं करना है आपको, नेगेटिव का कोई चर्चा नहीं करना है, ओनली नॉन नेगेटिव। लेकिन नॉन नेगेटिव में 0 सबसे बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब ये एलिमेंट खुद 0 होगा, इसका मतलब एलिमेंट xn जो होगा मॉडुलस ऑफ xn वो 0 होगा। मॉडुलस ऑफ xn 0 होने का मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब कि अरे x1 का वैल्यू भी 0, x1 0 होगा, x2 0 होगा, x2 का मॉडुलस 0 होगा, x3 का मॉडुलस 0 होगा, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पर 0 होगा।
दैट इम्प्लाइज, आप कह सकते हो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x जो है वो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक एलिमेंट का एक कॉमन नाम हुआ x। इसका मतलब n2 इज सेटिस्फाइड। अब चलेंगे हम लोग सर n3 पर, नॉन लीनियर स्पेस का तीसरा कंडीशन, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। इसका मतलब यहाँ पर से लिखोगे नॉर्म ऑफ x प्लस में y। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर कि भैया सुप्रीमम ऑफ, ध्यान दोगे इसमें, डेफिनेशन कहता है कि x है तो सुप्रीमम ऑफ xn लिखोगे। यहाँ पर हमने x प्लस वाई लिखा है तो सुप्रीमम ऑफ लिखेंगे मॉडुलस ऑफ xn प्लस में yn। ठीक है। अब मॉडुलस का नेचर होता है कि ये दो पार्ट में खुलेगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन लेगा। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ xn प्लस में मॉडुलस ऑफ yn। और दो एलिमेंट अलग अलग का मैक्सिमम वैल्यू, अलग अलग के मैक्सिमम वैल्यू, दोनों एलिमेंट, दो एलिमेंट का सम है, दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, सुप्रीमम का मतलब मैक्सिमम, वो अलग अलग के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है ये। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन का नॉर्म प्लस में सुप्रीमम ऑफ वाई एन का नॉर्म, और नॉर्म नहीं, मॉडुलस, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ वाई एन। इसका मतलब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, आप प्लस इसको बोलेंगे नॉर्म ऑफ वाई। इसका मतलब यहाँ से बोलिएगा n2 जो है, n3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं सर n4 का। n4 वाले कंडीशन में जो होता है, n4 वाले कंडीशन में वो अल्फा इंटू नॉर्म एक्स होता है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से नॉर्म अल्फा इंटू एक्स। इसका मतलब लिखिएगा सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू एक्स एन। ठीक है, बिल्कुल सर। अब सिंपल बात लॉजिकली समझिए कि ये जो लिखा हुआ है अल्फा, वो तो कांस्टेंट है। अगर किसी ने कहा कि x का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इसका मतलब x का लेस देन इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, 5। अगर आपने को कहा गया कि 3x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो ऑब्वियस सा बात है 15 होगा। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए 3, अच्छा 3x का मैक्सिमम वैल्यू 15 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर स्केलर इसमें से निकाल भी देंगे दोनों तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्केलर को हटा भी देंगे तो इसके मैक्सिमम वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है अल्फा, सॉरी एक्सन पर। तो पहले एक का स्टेप इसको बढ़ा लो, मॉडुलस ऑफ अल्फा कर लो और मॉडुलस ऑफ एक्सन कर लो। अब ये स्केलर क्वांटिटी ये बाहर आ जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा एन इंटू सुप्रीमम ऑफ एक्सन। बिल्कुल सर। इसको बोलेंगे हम लोग, इसको तो सेम रखेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्म ऑफ एक्स। इसका मतलब यहां से कह सकते हो सिंस ऑल द कंडीशंस ऑल द कंडीशंस फॉर ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर L का पावर इन्फिनिटी इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। लेकिन आपको प्रूफ करना था यहाँ पर बैनेक स्पेस। क्या प्रूफ करना था, बैनेक स्पेस। तो बैनेक स्पेस तब होता है जब इसके अंदर में, इसके अंदर में L इन्फिनिटी के अंदर में एक सीक्वेंस हम लोग लेंगे, और वो सीक्वेंस जो है वो कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, ऊंची सीक्वेंस हो जाए तो नॉर्म लीनियर स्पेस बैनेक स्पेस बन जाता है, नॉर्म लीनियर स्पेस बैनेक स्पेस बन जाता है। तो चलिए कंप्लीटनेस देखते हैं इसका।
कंप्लीटनेस में हमने कहा कि देखो इसका एक सीक्वेंस लिया है हमने एक्स एम, एम का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक। ये क्या है? कुची सीक्वेंस है। किसके अंदर में सर? कुची सीक्वेंस है एल इन्फिनिटी के अंदर में। तो इसका मतलब एच एक्स एम जो है इज इट सेल्फ ए सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। लिखा हुआ है ना भैया कि एक्स एम जो है, एक्स एम जो है ये सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स है, लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स है। एक्स एम का मतलब इसके एलिमेंट्स को हमने एक्स एम नाम दिया। ठीक है सर। अब इसके जो एलिमेंट, वी डिनोट एन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट एक्सएम, एक्सएम को हम डिनोट कर रहे हैं किस तरीका से? x1 का पावर m, x2 का पावर m, x3 का पावर m, x4 का पावर m। एक्सएम mth एक्सएम लिखा हुआ है तो पावर में m लिख दिया, xl होगा तो पावर में l लिख दिया। ठीक है। क्योंकि यहां पर दिया हुआ कि xn क्या है? एक कुची सीक्वेंस है। एक्स एम, एक्सएम क्या है सर? एक कुची सीक्वेंस है। इसका मतलब उसके डिफिनीशन को फॉलो करेगा। डिफिनीशन क्या होता है सर? तो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट सच दैट एल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्सएल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक। इसका मतलब नॉर्म को हम सुप्रीमम में चेंज करेंगे तो सुप्रीमम ऑफ x1 का पावर m, ये हो गया mth सीक्वेंस, और मतलब m एलिमेंट m वाला, ये वाला सीक्वेंस पावर m के साथ चलता है। l वाला होगा तो पावर l के साथ चलेगा। x1 का पावर m माइनस x1 का पावर l, x2 का पावर m माइनस x l का पावर x2 का पावर l। जो इस पूरा जितना भी सीक्वेंस आएगा में जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? लेस देन साइलेंट होगा। बिल्कुल सर। अब यहां पर से इसका मतलब मान लो कि इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे सुप्रीमम वैल्यू जो है उसका नाम रख दिया मैंने एक्स आई का पावर एम, एक्स आई का पावर एल, तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक। क्योंकि यहाँ पर फॉर ए फिक्स्ड आई, आई कुछ भी एक फिक्स नंबर ले लोगे, ये जो सीक्वेंस अपने पास माना था आपने वो क्या है सर? कुची सीक्वेंस है। ये कुची सीक्वेंस ऑफ किसका? या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा चाहे रियल नंबर का होगा। और हम जानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर होता है, वो ऑलवेज कंप्लीट होता है। कंप्लीट, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट भी होगा। जो कंप्लीट होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगा किसी पॉइंट पर जिसका नाम रखा जेड आई। मतलब एक्स आई कन्वर्जेंट टू जेड आई। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि कुछ ही सीक्वेंस एक्स आई एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किस पर? पॉइंट जेड पर। जेड का मतलब जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, किसी पॉइंट पर। इसका मतलब कुछ ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ, इसका मतलब एल का पावर इन्फिनिटी कंप्लीट हुआ। कुछ ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है तो कंप्लीट कहलाता है। कंप्लीट जैसे ही हो गया इसका मतलब ये बैनिक स्पेस हो गया, बैनिक स्पेस बन गया एल का पावर इन्फिनिटी। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। A non-linear space X is a Banach space if and only if every absolute summable sequence in X is summable in X। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया है 2020 का, जो है 2020 का PYQ है, क्वेश्चन नंबर 2 का A है। लेकिन वहां पर आप देख लीजिएगा कि उसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर X नहीं N होगा। 2020 में, 2020 का जो क्वेश्चन करवाए हैं 2020 वाले में, जो यहाँ दिख रहा है ना n, यहाँ जो x दिख रहा है ना वो वहाँ n है। 2020 वाले में जो n है ना उसके जगह पर आप x कर दीजिएगा, आपका प्रूफ तैयार। जहाँ जहाँ भी n दिख रहा होगा उसके जगह पर x कर देना है, जहाँ जहाँ n दिखता होगा उसके जगह पर x कर देना है। अपने आप इसका प्रूफ आपके सामने तैयार हो जाएगा। सेट बदल दिया है, क्वेश्चन वही है। सेट इसका चेंज कर दिया, सेट एन पर डिफाइंड होता है जनरली, वैसे भी बैनिक स्पेस एन पर ही चलता है। इसमें एक्स लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 20/20 का जो PYQ है उसमें एन को रिप्लेस कर दीजिएगा आप किससे? एक्स से, आपका सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक्स और वाई विल नॉन लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड के। वैसे ये क्वेश्चन जो है हमें थोड़ा सा लग रहा है कि ये सिलेबस से बाहर रखा गया है, या हो सकता है कि मेरे टाइपिस्ट बाबू ने कुछ गड़बड़ टाइप किया होगा।
ये क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला पूरे सिलेबस के अंदर में, ढूंढ के हमने देखा, कहीं देखने को नहीं मिला। और खासकर सब स्पेस प्रूफ करने वाला क्वेश्चन तो था ही नहीं। बैनिक स्पेस वाला था लेकिन सब स्पेस वाला नहीं था। तो बैनिक स्पेस वाला क्वेश्चन है PYQ में, आपको होगा तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको हम सिलेबस से बाहर की कैटेगरी में डालते हैं, आउट ऑफ सिलेबस समझिए, या फिर हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस इसको समझिए, या फिर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है कि नहीं 2022 का, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं था। हमने कहीं से उपलब्ध करा था क्वेश्चन बैंक के थ्रू, तो वहाँ हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि ईरर हो, या मे बी ईरर हो। तो खैर आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आएगा तो वहाँ भी स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है। और भी क्वेश्चन आपके पास है, घबराने की आवश्यकता है। और खासकर दिमाग में ये मत भर के रखना है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उसके सोल्यूशन कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। व्यक्ति अक्सर सोचता है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, हम मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अगर नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही, उसके सोल्यूशन ढूंढने के पीछे पागल हो जाता है। देखो पागलपन तब करना उसके सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे, जब आपके पास उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो। मतलब जैसे हमारे पास 10 में से 5 बनाना है, यहाँ तो ऑप्शन ही ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है। तो उस केस में आपको जो है ख्याल रखना है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो जिसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना, या जो हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है जिसका, कतई उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, आइए सर हमें अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एफरीज लेमा हमें प्रूफ करना है, एफरीज लेमा प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इनका इसका स्टेटमेंट क्या है सर, इसका स्टेटमेंट ये है कि एम जो है अपने पास में, एम क्लोज्ड प्रॉपर सबसेट सब स्पेस है किसी नॉन लीनियर स्पेस का। ठीक, और लेट ए जो है, ए बी ए रियल नंबर, यहाँ पर जो ए है उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो ए लिखा हुआ है ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो इंग्लिश का डिफिनेशन वाला सेंटेंस वाला ए है। ए बी ए रियल नंबर सच दैट, ए कोई रियल नंबर है जिसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है सर, 0 से 1 तक है। तब कहता है देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर एक्स ए जो बिलोंग्स करता है किससे, एन से, एक्स ए जो बिलोंग्स करता है किससे, एन से। और इसके हिसाब से कहा जाए, ठीक है, ए से एक्स ए का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करता है। अब यहाँ पर कह सकते हो सर नॉर्म ऑफ एक्स ए बराबर 1 हमें प्रूफ करना है, और साथ में नॉर्म ऑफ एक्स माइनस में एक्स ए का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन ए होगा, ये प्रूफ करना है, जिसमें एक्स बिलोंग्स करता है किससे, एम से। ठीक है, तो प्रूफ के दुनिया में चलते हैं हम लोग, प्रूफ के दुनिया में कि एक्स वन हमने एक एलिमेंट माना जो एन माइनस एम से बिलोंग्स करता है, मतलब एन में तो है बट एम में नहीं है। और एच हमने एक ऐसा नॉर्म माना जो एच बराबर एक नॉर्म लिया, इनफीमम ऑफ नॉर्म एक्स माइनस एक्स वन, या फिर आप इसको कह सकते हैं डी एक्स वन माइनस एम। या तो आप इनफीमम एक्स माइनस एक्स वन, इनफीमम ऑफ नॉर्म एक्स माइनस एक्स वन समझिए, या डी एक्स वन कॉमा एम। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करता है किससे, एम से। अब देखो यहाँ पर एच जो है, एच मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर otherwise we would have h बराबर 0। मतलब यहाँ पर ये बात है कि या तो यहाँ पर जो h है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, क्योंकि इनफीमम ऑफ दिस है x माइनस एक्स वन का वैल्यू, यहाँ पर x बिलोंग्स करता है m से। देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, x अगर m से बिलोंग्स करता है,
और x1 x अगर ये x इसका है, x1 इसका है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों अलग अलग सेट का मेंबर है, x1 m में नहीं है, इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये m का एलिमेंट है, बट ये m का एलिमेंट नहीं है, डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर सपोज कीजिए 0 हो रहा है, अदरवाइज वी वुड हैव, अदरवाइज अगर 0 हो रहा होगा, सपोज कर लो, कंसीडर कर लो 0 अगर हो रहा होगा तो, जैसे ना इफ पॉसिबल, अगर 0 हो गया तो 0 हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा। अच्छा 0 हो गया तो इतना समझ लो बात, कि अगर इसका वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है m सेट का हो जाएगा, या दोनों एलिमेंट n सेट का हो जाएगा। तो यहां पर वही बात, इसका गलत कंट्राडिक्शन दिखा रहे हैं भाई, कि अगर h 0 हो गया, इसका मतलब डी एक्स एम का वैल्यू 0 होगा। x1 जो है वो किससे बिलोंग्स करेगा, m से, चूंकि m क्लोज सेट है। तो अगर x1 n से है, इस माइनस का मतलब होता है n से होगा लेकिन m से नहीं होगा। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि x1 m से बिलोंग्स का, जो कि कंट्राडिक्शन आ गया, उल्टा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा शुरू में ही कि जो मेंबर n का होगा वो m में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ प्रूफ किए कि भाई ये 0 अगर हो गया तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। चाहे इस इतना पार्ट को आप हटा भी सकते हैं, अपने प्रूफ में से चाहो तो इतना पार्ट को हटा दो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बात, ये जो अपने पास ये सेंटेंस है, इसको हटा दीजिए, हटा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम कह दिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, हटा सकते हैं। और नहीं अगर लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन आप दिखा दिए कि नहीं संभव है ये चीज। यहाँ पर वैसे ये अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी कोई खास योगदान नहीं। अब देखिए कि अगर 0 और 1 के बीच में a है, इसका मतलब 1 से छोटा अमाउंट है। किसी भी नंबर को अगर 1 से छोटा रखा गया, 1 से छोटा, मान लो 1/2 है, 1 से छोटा अमाउंट है, ठीक है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से नहीं 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 नहीं, नहीं। मान लो h है अपने पास में, h कोई अमाउंट है, h बराबर होता है h के, लेकिन अगर इस h में 1/2 से डिवाइड किए, कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में है उससे अगर h को डिवाइड करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा सर, 2h। 2h हमेशा बड़ा हो जाएगा किससे, h से। इसका मतलब जब कभी भी नंबर डिनोमिनेटर अगर 1 से छोटा हो, इसका मतलब टोटल अमाउंट खुद के अमाउंट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर डिफिनीशन है, इन्फीमम का डिफिनीशन क्या होता है सर, कि देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट x नॉट बिलोंग्स टू m सच दैट। इन्फीमम का डिफिनीशन होता है भाई कि जो भी वैल्यू होगा वो इस दोनों के बीच में ही लाइज करेगा, मतलब h से बड़ा होगा, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग h इंटू ए इनवर्स, या a इनवर्स इंटू h, या उससे छोटा होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि जो वैल्यू है अंदर वाला, उसका नाम एक्स ए रखा, जिसमें k इंटू x1 माइनस एक्स नॉट बोल दिया। ये कोई नंबर क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है सर, k नॉर्म के अंदर में है, इसका मतलब 0 से बड़ा होगा, दोनों अलग अलग सेट का मेंबर है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से हम कह रहे हैं क्या, ये जो अपने पास है लिखा हुआ, इसमें जो k हमने लिया ना, ये एक्स ए जो है ना, एक्स ए में k इंटू ये जो लिया x1 माइनस एक्स नॉट, ये वैल्यू, उसमें k का वैल्यू हमने मान लिया x1 माइनस एक्स नॉट का पावर -1 है, मतलब 1/x1 माइनस एक्स नॉट का नॉर्म है, मान लिया हमने। ठीक है सर, अब एक्स ए का नॉर्म लगाते हैं, क्योंकि k जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको नॉर्म यहाँ पर जानते हैं अल्फा का इंटू एक्स का जो नॉर्म होता है वो अल्फा का मॉडुलस इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है।
लेकिन जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी कन्फर्म है तो यहाँ मॉडुलस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो के इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट का नॉर्म लिख सकते हैं। इसका नाम क्या रखा था सर हमने? इसका नाम क्या रखा है? वन बाई नॉर्म ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट। या इसको कह सकते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू अपने पास में ये वाला, इसको हम कह सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को कह सकते हैं क्या? के का पावर माइनस वन, 1/k। अरे ये एक बट्टा है, समझो ना, ये जो लिखा है अपने पास में के इज इक्वल टू में 1/नॉर्म ऑफ एक्स वन माइनस में एक्स नॉट है। हम्म के इंटू के इनवर्स बोल सकते हैं, बराबर एक होगा, हर जगह दोनों तो एक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि नॉर्म ऑफ एक्स ए जो है वो 1 हो रहा है। एक पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में तो हम यहाँ पर से नाउ अब हमने माना कि x के एक एलिमेंट है जो m से बिलोंग्स करता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मतलब एनी एलिमेंट है। इसका मतलब k इनवर्स x प्लस एक्स नॉट बिलोंग्स करेगा m से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m जो है वो सब स्पेस है। m क्या है सर? सब स्पेस है। और सब स्पेस का डिफिनीशन होता है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स करता है किससे? m से, तभी कहलाता है m सब स्पेस है। एक्स और वाई अगर एम से बिलोंग्स करता हो, अल्फा बीटा स्केलर हो, तो उस केस में इसका कंडीशन होने पर एम को कहा जाता है सब स्पेस। सब स्पेस होने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ भी अपने पास जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ना, एक्स इंटू समथिंग, समथिंग मतलब स्केलर, आप प्लस में एक्स वन इंटू एक्स नॉट बिलोंग्स करेगा एम से। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्स माइनस एक्स ए का नॉर्म लगा रहे हैं। एक्स ए के जगह पर जो है ना, एक्स ए के जगह पर उसका वैल्यू पुट कर दिए, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस में एक्स ए के जगह पर, एक्स ए के जगह पर के इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट लिख दिया हमने। जी सर। अब माइनस अगर आप इसमें इसमें देखोगे तो इसमें हमने क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर ये हो गया प्लस, ये हो गया अपना माइनस, के इंटू एक्स वन। ठीक है, इस सभी में से एक काम करो, के कॉमन ले लो। के कॉमन लेंगे तो एक्स बट्टा के आएगा, मतलब एक्स बट्टा के इनवर्स होगा। सॉरी, एक्स बट्टा के आएगा मतलब एक्स इंटू के इनवर्स होगा। ये भी प्लस हो जाएगा, इसका के निकल गया, ये भी प्लस हो जाएगा, और एक्स वन जो यहाँ पर है वो बच जाएगा, हमने के कॉमन ले लिया तो। और ये जो वैल्यू है अपना, इस पूरे वैल्यू को हम कह सकते हैं ग्रेटर देन के एच, क्योंकि ये जो वैल्यू था वो एच एच से बड़ा वैल्यू हो गया, एच से बड़ा वैल्यू हो गया। देख रहे हो, एच से बड़ा होता है एक्स वन माइनस एक्स नॉट माइनस में। देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक्स नॉट अगर एम का मेंबर है तो एक्स नॉट में से एक्स वन घटाएंगे तो वो हमेशा के से बड़ा होगा। ये जो मेंबर है अपने पास में, ये किसका मेंबर है सर? एम का मेंबर है। तो जैसे ही एम का मेंबर हुआ, ये वैल्यू एम का मेंबर है, अगर उसमें से एक्स वन घटाएंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो एच से बड़ा हो जाएगा। के इंटू एच बट ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ का ग्रेटर देन वहाँ का। इन्फीमम, एच का डिफिनेशन था इन्फीमम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, और यहाँ पर के इनवर्स एक्स प्लस के नॉट जो बिलोंग्स करता है एम से। इसका जो डिफरेंस है ये वाला, वो कितना होगा? ग्रेटर देन कितना हो गया सर? ग्रेटर देन एच हो गया। अरे भाई ये बताओ ना, ये वाला वैल्यू, इतना वैल्यू जो है ना, ये ग्रेटर देन कितना हुआ? एच हुआ। इससे ग्रेटर देन एच हुआ। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि के एच बराबर कितना? के का वैल्यू था एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट का इनवर्स इंटू एच। जी हाँ, जो गर्दन कितना होगा? ए होगा। तो आप देखो यहाँ पर से, इसका नाम रखा है थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा। तो क्या देखने को मिला सर? एक्स माइनस एक्स ए का वैल्यू ग्रेटर देन के एच है, और इस केस में कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है, के एच का जो वैल्यू है ना, के एच का वैल्यू वो ए से बड़ा बराबर है। ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, एक्स माइनस एक्स ए का जो नॉर्म है वो के एच से बड़ा है, के बड़ा बराबर है, और के एच जो है वो ए से बड़ा बराबर है। इसका मतलब
ये वैल्यू की एच से ग्रेटर इक्वल टू है, की एच ए से ग्रेटर इक्वल टू है, यानी कि फाइनली ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। ये कंडीशन भी अपने पास प्रूफ हो गया, सेकंड कंडीशन। ठीक है। हाँ, अब आपको ये चीजें लगेगी थोड़ी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चीज सब है, लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि अगर एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा 100%। आइए सर, हैंड बैनेक थ्योरम सबसे लेंदी थ्योरम है पूरे फंक्शनल एनालिसिस। मैं विद्यार्थी को यही सलाह देता हूँ कि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन बनता है तो उसको प्रूफ कीजिएगा, इसमें मत लगिएगा, क्योंकि ये हमारे स्लाइड में अगर देखा जाए तो एक दो, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारे इस स्लाइड के अंदर में 20 पेज में प्रूफ है इसका। कितना पेज में? 20 पेज में। ठीक। तो मैं ये कहूंगा कि इसके सॉल्यूशन मैं इसमें डाल देता हूं एज समझिए नोट की तरह। अगर आपको चीजें समझ में आए तो इसको कवर अप करना है, अदरवाइज स्किप कर देना है। का सॉल्यूशन मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, पीडीएफ में रहेगा, आपके पीडीएफ में लगभग 20 पेज का सॉल्यूशन है, 20 स्लाइड का है, आपके में करीब 15 पेज में जाएगा। तो आपको लगे कि इसके सॉल्यूशन को समझ में आ रहा है, चीज़ें ठीक लग रही है, इसको करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, इसको ख्याल रखना भी बहुत मुश्किल चीज़ है प्रूफ करने में। ठीक, तो आप देख लीजिएगा इसके सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सर, ये अपने पास अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। स्वार्ज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट देना है और प्रूफ करना है हिल्बर्ट स्पेस में। यही तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2018 का जो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन हमने करा है, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए। लेकिन वहां पर स्टेट एंड प्रूव नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है एस्टैब्लिश स्वार्ज, स्वार्ज इनइक्वालिटी। इस्टेब्लिश का मतलब ही होता है कि आप उसके फार्मूला का स्टेटमेंट दीजिए और उसको प्रूफ कीजिए। तो वहां पर से आप कवर कर लिए 2018 का क्वेश्चन नंबर 9 का ए। पाइथागोरियन थ्योरम, ये भी काफी अच्छा है, पाइथागोरियन थ्योरम काफी अच्छा थ्योरम है। ठीक है, इसका भी प्रूफ आपको 2020 का पीवाईक्यू जो हम करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए में मिल जाएगा, 10 का ए में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहां पर आप कर लीजिए कवर अप। आइए सर, प्रोजेक्शन थ्योरम है, प्रोजेक्शन थ्योरम को हमें स्टेट एंड प्रूव प्रोजेक्शन थ्योरम, ये काफी अच्छा थ्योरम है, एग्जाम में आने की चांसेस है। इसमें थोड़ा सा मॉडल जबरा का कॉम्बिनेशन भी है। एम जो अपने पास में है सर, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है किसी हिल्बर्ट स्पेस का, हिल्बर्ट स्पेस एच का। तब आपको प्रूफ करना है, तब आपको प्रूफ करना है कि एच इज इक्वल टू में एम प्लस, सर्कल्ड प्लस बोलते हैं इसको, सर्कल्ड प्लस बोलते हैं इसको, वैसे डायरेक्ट सम नाम है इसका अलजेब्रा के दुनिया में, या बोलने के लिए सर्कल्ड प्लस बोल सकते हैं। एच इज इक्वल टू एम डायरेक्ट सम ऑफ एम परपेंडिकुलर, या एच बराबर में डायरेक्ट सम ऑफ एच एम एंड एम परपेंडिकुलर, एच बराबर डायरेक्ट सम ऑफ एम एंड एन परपेंडिकुलर। देखो एम जो अपने पास में आता है डायरेक्ट सम, वो कैसे आता है, एम और एन मान लो दो अपने पास सेट है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब सिर्फ जीरो ही आएगा, और एच बराबर अगर हम लिख सकते हैं एम प्लस एन, तब कहेंगे एच बराबर एम डायरेक्ट सम एन, मतलब दो सेट अपने पास है एम और एन क्लोज,
लीनियर सब स्पेस है, तो उस केस में हम लोग दो कंडीशन अगर प्रूफ कर दे कि इंटरसेक्शन जीरो होता हो, h बराबर m प्लस एन लिखा जा सकता है, तो उस केस में h बराबर m प्लस एन का m प्लस एन होगा डायरेक्ट सम में। यहाँ पर m जो है अपने पास में वो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस h का, ऐसा दिया हुआ स्टेटमेंट में। ठीक है, और ये एकदम डेफिनेशन इसका जो हम हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में जब पढ़ते हैं परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल टॉपिक, उसमें थ्योरम का प्रूफ भी है, उसमें प्रूफ है ये करना कि m इंटरसेक्शन m परपेंडिकुलर जीरो होता है। ये तो ऐसे समझो प्रॉपर्टी है ये, जब आप पढ़ोगे इसको कि इसको हिल्बर्ट स्पेस में ऑर्थोगोनल टॉपिक, तो उसमें m और m का m इंटरसेक्शन m परपेंडिकुलर ऑलवेज जीरो होता है। तो बस हमारे पास ये तो प्रूफ हो गया इंटरसेक्शन जीरो होगा। अब बस ये प्रूफ करना है कि h बराबर m प्लस एम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है सर, क्योंकि m जो है अपने पास में वो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है h का, m परपेंडिकुलर भी क्लोज लीनियर सब स्पेस होगा h का। ये सब प्रॉपर्टीज है इसका हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में ऑर्थोगोनल का। इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पर से n इज इक्वल टू एम प्लस एम परपेंडिकुलर। n मान लिया कि n बराबर जो होता है वो m प्लस एम परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि एम एन जो है उसमें m भी है m परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब m जो है वो सबसेट होगा किसका, n का। m अपने अंदर में n जो है अपने अंदर में m भी रखा हुआ m परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसका मतलब जो है हम ये कह सकते हैं m और m परपेंडिकुलर दोनों का दोनों सबसेट होगा n का। दोनों तरफ परपेंडिकुलर लगा दिए, इधर भी और इधर भी लगा दिए परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें परपेंडिकुलर में चीजें उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब हुआ कि m परपेंडिकुलर लगा देंगे दोनों तरफ में, तो ये जो सबसेट है वो सुपर सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब m परपेंडिकुलर इज सुपर सेट ऑफ n परपेंडिकुलर, या समझ लो कि ये उसको उल्टा कर दो, ये इधर आ गया m परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ n परपेंडिकुलर। n परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ किसका, m परपेंडिकुलर। ठीक, हाँ जी। उल्टा हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर लगाने से, इधर डबल परपेंडिकुलर इधर सिंगल परपेंडिकुलर। इसका मतलब n जो है वो सबसेट हुआ m परपेंडिकुलर का, n परपेंडिकुलर डबल परपेंडिकुलर वापस m बन जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि n परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ m इंटरसेक्शन n परपेंडिकुलर, m इंटरसेक्शन m परपेंडिकुलर। दोनों ये दो जैसे यहाँ पर था ना कि n बराबर दोनों का सबसेट है, दोनों के सम का सबसेट है। इस सॉरी n बराबर m और प्लस m परपेंडिकुलर, इसका मतलब m जो है इसका सबसेट होगा, m परपेंडिकुलर भी इसका सबसेट होगा। तब ये जो है अपने पास में ये जो है n परपेंडिकुलर वो सबसेट हो गया इसका, ये भी सबसेट हो गया इसका। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n परपेंडिकुलर जो है दोनों के इंटरसेक्शन में भी लाइज करेगा। अरे ये इसका सबसेट है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके पास है और इसका हर एक एलिमेंट भी इसके पास है। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी इसका एलिमेंट्स होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी इसका एलिमेंट होगा। लेकिन हमारे पास m इंटरसेक्शन m परपेंडिकुलर कितना था, जीरो था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भैया इसको हम लिख सकते हैं n परपेंडिकुलर, n परपेंडिकुलर बराबर कितना हो गया, जीरो। दोनों तरफ परपेंडिकुलर लगा, डबल परपेंडिकुलर n बन गया। और जी ऑर्थोगोनल की जो है सो जीरो का ऑर्थोगोनल जो होता है, जीरो का परपेंडिकुलर वो h होता है। डबल परपेंडिकुलर पर ये n बन जाएगा, h रहेगा ही। इसका मतलब h बराबर आपने n प्रूफ कर दिया, n जो था वो था m प्लस एम परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब h बराबर अपने इंटरसेक्शन जीरो नॉलेज से दिया, मतलब प्रॉपर्टी से दिया, और हमने प्रूफ कर दिया h बराबर m परपेंडिकुलर। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से h बराबर m प्लस m डायरेक्ट सम ऑफ m परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। पी वाई क्यू जो है 2022 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, तो मैं बस इतना कहूंगा। अच्छा, इसका पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए आपको, इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए अगर आपको, तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप है हमारा ठाकुर सर एकेडमी, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप भी है, ठाकुर सर एकेडमी, इसी नाम से हमारा चैनल भी है, तो इसी नाम से हमारा ऐप भी है। ऐप में लॉगिन कर लीजिएगा, यहाँ पर ट्रिपल डॉट दिखाई देगा,
ट्रिपल डॉट पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो आपको यहाँ दिखाई देगा फ्री मटेरियल, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें BA BSc नाम का फ्री मटेरियल दिखाई देगा आपको, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा BA BSc या BA BSc पार्ट 3 उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो अपने आप आपका सभी बुक का जितना भी आपको करवाया जा रिसेंटली सबका आपको PYQ वहाँ पर PDF के फॉर्म में उपलब्ध मिले। और अगर आप 2024 का एग्जामिनेशन अपियर हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, 2018 2020 और 2022 के क्वेश्चंस कर लेने हैं। उस सब क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको फोकस करना है, उतना ही क्वेश्चन करके जाना है। आराम से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाएंगे और उससे ज़्यादा बनाना भी नहीं है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, स्मार्ट तरीका से 5 क्वेश्चन आसान वाला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपन का सॉल्यूशन लिख लेंगे और फ्री हो जाएंगे। अगर फंक्शनल एनालिसिस को ढंग से पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटा में आप 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के चले आएंगे। बस इस 3 साल का क्वेश्चन 18 20 और 22 का क्वेश्चन कर लेंगे तो आप आराम से एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन 1.5 से 2 घंटा में कंप्लीट करके निकल सकते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ भी ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करना है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप इसके कोर्स को जरूर पढ़िए फंक्शनल एनालिसिस का, क्योंकि बेसिक अच्छा रहेगा तभी PYQ अच्छे से समझ में। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते जाएं, और हो सके तो अपने मैथ वाले मित्रों के बीच में भी शेयर कर दें, लाभ उनको भी मिलना चाहिए। बाय बाय।